नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तीसरे चरण का चुनाव कल है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री जी का तापमान बढ़ गया है। पहले 2 चरणों में देश में जो रुझान आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया है कि इस बार शायद डिब्बा गोल ना हो जाए। पहले चरण में भगवान राम का जिक्र नहीं, मामला गर्म हो ही नहीं पा रहा। उससे पहले प्रधानमंत्री जी मुसलमानों को पटाने की कोशिश कर रहे थे। पसमानदा समाज है, हमारी बहनें हैं, 3 तलाक है, हमने बहुत काम किया। मुसलमानों के बीच में जा जाके संघ काम कर रहा था, बीजेपी काम कर रही थी। प्रधानमंत्री जी खाड़ी देशों में हुआ है, वहां की मस्जिदों में भी हुआ है। मामला था कि मुसलमान एकमुश्त बीजेपी के खिलाफ वोट ना करें। लेकिन दूसरे चरण के मतदान का प्रतिशत निकल के आया तो प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गया कि उनकी गोल गोल बातें अब जनता को पसंद नहीं आ रही। अब जनता समझ गई है कि केवल और केवल बातें हैं, बातों का क्या। तब प्रधानमंत्री जी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। मुसलमान 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 शुरू कर दिया। आपकी विरासत मुसलमानों को दे देंगे, आपका मकान मुसलमानों को दे देंगे। हालत ये आ गई कि प्रधानमंत्री जी इतने खराब स्तर पर उतर आए कि कहने लगे कि तुम्हारे पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस मुसलमानों को दे देंगे। प्रियंका गांधी ने जो धुलाई करी है, वो उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आप तो सुनेंगे प्रियंका गांधी का तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री की कैसी फजीयत करती हैं प्रियंका गांधी। तब प्रधानमंत्री जी को लगा बाजी हाथ से निकल रही है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश वहीं डिब्बा गोल हो रहा है। ठाकुर बगावत पर आ गए, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आ गए। ठाकुरों के ग्रुप पे चलने लगा कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। राम मंदिर उफान पे आ ही नहीं रहा था, गोदी मीडिया के चैनल चीख चीख के थक गए। सुधीर चौधरी छाती पीट पीट कर हिंदू मुसलमान करते रहे, लोग देखना ही पसंद नहीं कर रहे थे। अंजना ओम कश्यप को रूप का ले आकर ढेर कर गई। अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टर से उतरती हैं और लोग गो बैक गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने लगते हैं। तब प्रधानमंत्री को लगा कि अयोध्या चलो, क्योंकि अयोध्या में भी सांसद लल्लू जी फंसे हुए हैं। वही लल्लू जी जो कह रहे थे कि हमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए, संविधान बदलना है। और उनके नेताओं, उनके जैसे नेताओं के ये बयान कि हमें संविधान बदलना है, दलित समुदाय को साफ साफ संदेशा चला गया कि ये आरक्षण खत्म करने की योजना बना रहे हैं। और उसने बीजेपी की हवा निकाल दी। प्रधानमंत्री जी ने कल रोड शो किया और लल्लू सिंह को और योगी आदित्यनाथ को संग में लेकर किया। उनको लगा कि कहीं अयोध्या भी हार गए तो संदेशा बड़ा खराब चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बुरा हाल यह है कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला महाराष्ट्र, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी फंस गई है। और तीसरे चरण में मतदान अगर कम होता है तो मामला बिगड़ जाएगा। संघ बहुत नाराज है। संघ कह रहा है ये जरूरत क्या है, आप ये सूरत में आप कर रहे हैं, ये इंदौर में कर रहे हैं, टिकट वापस करा रहे हैं। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो ये सब क्यों कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या संघ ने मोदी से हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्या मामला फंस गया। आज लेके चलता हूं महाराष्ट्र आपको एक ऐसे बहादुर पत्रकार के पास। बहुत सीनियर सीनियर पदों पर उन्होंने काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया, बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत सच सच बोलते हैं। हम चलते हैं राजीव रंजन जी के पास और उनसे समझेंगे तीसरे चरण का हाल क्या है। चलिए, उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। तीसरा चरण का चुनाव कल है और प्रधानमंत्री जी राम मंदिर में राम लला हम आए हैं बचाओ में, कुछ इस भाव से हैं। पहले चरण में मंदिर नहीं था, दूसरे चरण में आज जब चुनाव हो गया उसके बाद प्रधानमंत्री जी को लगा कि मामला हाथ से निकल गया। प्रधानमंत्री जी अपनी फॉर्म में आ गए। पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे थे, पसमानदा समाज के मुसलमान, मेरी मुसलमान बहनें, उनको मतलब था कि मुसलमानों में ये सॉफ्ट फीलिंग चली जाए कि भाई मोदी मुसलमानों का विरोधी नहीं है। बाकायदा मुसलमानों के बीच में जाके गोष्ठियां हो रही थी, सेमिनार हो रहे थे। लेकिन दूसरे चरण में जब मतदान प्रतिशत धड़ाम हो गया और ये पता चला कि बीजेपी का वोटर निकला ही नहीं है क्योंकि वो इनके झूठे आश्वासनों से पक गया है, तो प्रधानमंत्री जी को लगा कि वही तरफ का निकालो। फिर वो मुसलमान मुसलमान मुकद मुसलमान, गाय काट देंगे, गाय का मीट बेचेंगे। और आज योगी आदित्यनाथ की ये भाषा थी, प्रधानमंत्री की मंगलसूत्र से लेकर सारी भाषा आ गई। लेकिन फिर लगा कि अब भी काम नहीं चल रहा, तो फिर राम मंदिर का मुद्दा गर्म नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी कल पहुंचे राम मंदिर में। पहले चरण के चुनाव से पहले ये घबराहट क्या कहलाती है राजीव जी। संजय जी, मैंने शायद क्षमा कीजिएगा, तीसरे 19 चरण से पहले
पहले चरण के, तीसरे चरण के पहले ये घबराहट क्या कहलाती है? जी, पहले चरण के मतदान के बाद ही 19 अप्रैल को, जहां तक आपको याद होगी, मेरी और आपकी पहली बार बात हुई और उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि संघ के लोगों के साथ जब इनकी मुलाकात हुई तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हम अपने लोगों को जो है मतदान के लिए बाहर निकाल नहीं पाए। अरे ठीक है, आपसे बात क्या हुई राजीव जी, आपने तो बम फोड़ दिया। आप ही ने यह खुलासा किया था कि 10 सालों में प्रधानमंत्री पहली बार नागपुर में रुके रात में। आपने पहली बार बताया कि बीजेपी नेताओं से नहीं मिले, किन्नरों के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिले। आपने बताया कि गडकरी मिलने नहीं गए और आपके इस खुलासे ने 15 लाख से ज्यादा तो व्यू आए होंगे इस पे और पूरा तहलका मचा दिया बीजेपी संघ में। उत्तर प्रदेश में भी इस खबर पे हड़कंप मचा। बाद में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कॉपी करी हमारी स्टोरी देखकर, लेकिन खुलासा आपका था। तो आपकी तो पहला वीडियो जो हमारी आपकी पहली बातचीत थी, उसी ने बम फोड़ दिया बीजेपी की राजनीति में। तो देखिए उसी में ये डिस्कशन हुआ था कि हम अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहे। आपको मैं दो चीजें बताता हूं, दोनों जुड़ी हुई हैं। पहला ये आप देखिए कि भाजपा ने या मोदी जी ने प्रचार का आरंभ कैसे किया। आप देखोगे वो हर अपने भाषण में थर्ड स्पीच में मतलब बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन में। ठीक है, मोदी की गारंटी मैं लेता हूं। मुझे भी यकीन नहीं होता कि मोदी कैसे इतना काम कर लेता है। मुझे भी समझ में नहीं आता कि मोदी के अंदर में जो है इतनी क्षमता, इतनी दैविक क्षमता कहां से आ जाती है। तो उनका जो भाषण का और जो प्रचार का तंत्र जो था, वो था मोदी को एज ए ब्रांड बना के प्रोजेक्ट करना और उसके बेसिस पे वोट मांगना। ठीक है, वहीं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने लोगों को बताया कि सामाजिक न्याय जो है वो नहीं मिल रहा आप लोगों को, आर्थिक न्याय जो है वो नहीं मिल रहा आपको भाजपा के शासनकाल में। सामाजिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पे पिछले 10 साल में जो लोग हैं वो काफी पिछड़ गए हैं और सिर्फ 1% लोग बहुत आगे बढ़ गए। तो इसका इंपैक्ट कुल जमा जो मतदान जो हुआ फर्स्ट राउंड में, उसमें उसका इंपैक्ट समझ में आया। लोगों को मोदी जी जो अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, खुद मोम मियां मिट्टू बन रहे हैं और पूरी जो भाजपा पार्टी जो है वो उनकी जी हजूरी में जो लग गई है, जो उनके तुष्टिकरण में लग गई है, वो मतदाताओं को अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो मतदाताओं ने पूरी तरीके से इस चीज को जो है नकार दिया। अब नकारा क्यों, यहां संजय जी आपका रोल आता है, यहां 4 PM का रोल आता है। 4 PM जैसे अन्य जो यूट्यूबर्स हैं जो एक न्यूट्रल रैशनल जर्नलिज्म कर रहे हैं, ठीक है, उनका रोल आता है। कभी भी भाजपा ने या उनके जो स्ट्रैटेजीज बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक वैकल्पिक मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पे डेवलप हो जाएगी। आज ये हो गया है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि जो आपके जो ट्रेडिशनल मीडिया है, लीगेसी मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, जो प्रिंट के न्यूज़पेपर्स हैं, वो माइंड पे वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि सोशल मीडिया सच दिखा रहे हैं, वहां चमचागिरी चल रही है, चापलूसी चल रही है। तो ये तीनों चीजें ज्वाइन होती हैं। एक जगह मोदी जी खुद अपने आप को ब्रांड बनाने में लगे हुए थे, उनका ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था कि भाई हम तो 400 पार जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो सामाजिक न्याय की बात कर रही, वो आर्थिक न्याय की बात कर रही थी। वो बात कर रही थी कि अग्निवीर के द्वारा मतलब इतनी घटिया स्कीम लेके आए हैं लोग कि ये तो देश की सेना को भी कमजोर कर रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि कैसे मणिपुर, लेह, अरुणाचल जो सुदूर प्रदेश है भारत के, उसको कैसे अनाथ सा छोड़ दिया है मोदी जी ने। उस पर मोदी जी कोई बात नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि कैसे देश के अंदर के जो एरिया है वहां से सारे प्रोजेक्ट्स खींच के कैसे गुजरात लेके जाया जा रहा है, कैसे एक राज्य गुजरात को समृद्ध बनाया जा रहा है और बाकी सारे राज्यों को हाशिए पे लेके जाया जा रहा है। कैसे दिखाए, उन्होंने बताया कि कैसे मोदी के चाटुकार जो है वो ऊपर बढ़ रहे हैं और जितने पुराने लीडर्स हैं वो हाशिए पे एक एक करके पहुंचा दिए गए। तो ये चीज जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दिखाया और इसको कांग्रेस ने और मैग्नीफाई करके दिखाया कि एक आदमी से देश नहीं चलता है। और मतदाताओं के दिमाग में ये बात जो है ये घर कर गई। इसी का असर है कि जो मोदी जी के अपने खुद के अंधभक्त हैं वो भी वोट डालने के लिए बहुत बड़ी संख्या में नहीं निकल रहे। इनके जो कोर वोटर्स है वो नहीं निकल रहे। अब आप बोल रहे हो कि मंदिर मंदिर क्यों कर रहे हैं, देखिए इनको मालूम है कि हमारे 15 से 20% ऐसी जनता है भारत में
जो हमारी मतदाता है और जिसको सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद से मतलब, इनके पेट भरे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पेट भरे हुए हैं। ये रोजगार के लिए इनके बच्चे नहीं मारे मारे फिर रहे, इनके बच्चे इंग्लैंड में अमेरिका में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और वो अपने बच्चों को तो भेजते रहे इंग्लैंड और अमेरिका में, और यहाँ बोल रहे हैं कि भारत देखो कितनी प्रगति कर रहा है, पर वो कतई नहीं चाहते हैं कि इनके खुद के बच्चे भारत में रह के पढ़ाई करें, ठीक है, या भारत में रोजगार के विकल्प ढूंढे, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ विकल्प ही नहीं है। तो इस तरीके के लोग जिनके पेट भरे हुए हैं, वो झूठे थोथे स्वाभिमान के लिए जो है मंदिर मस्जिद करके, और जो एक छोटी आबादी है 15 से 20% की, उसको आप मेजॉरिटी लोग अगर पुश करोगे, हाशिए पे लेके जाओगे, तो उससे तो किसी का भी कुछ भला नहीं होने वाला। तो वही कारण है कि अब इनको लग रहा है कि भाई बाकी लोग तो वोट डालने नहीं आ रहे, तो किसी भी तरीके से 15-20% को मैं निकालूं। और इसी कारण अब ये मंगलसूत्र हो रहा है, इसी कारण मंदिर मस्जिद हो रहा है, इसी कारण जो है तमाम तरीके के जो है ध्रुवीकरण बनाए जा रहे हैं, एक्सट्रीम पे लोगों को लेके जाया जा रहा है, और हम थर्ड चरण में देखेंगे कि इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जी संजय। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राजीव जी। उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बिगड़ा, उसकी उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को। हालत यहां तक खराब हो गई कि जब व्हाट्सएप ग्रुप पे छत्रियों के मैसेज चलने लगा कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है, छत्रियों की बगावत एक बड़ा मुद्दा बन गई। और सबसे ताज्जुब की खबर 4 PM ने आज ब्रेकिंग करा, उसको आज हमने लाइव किया कि अमित शाह ने जब हालात बिगड़ते हुए देखे तो राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को बेंगलोर बुलाया, मीटिंग करी, रणनीति बनाई कि अब ठाकरों को आप संभालिए। योगी आदित्यनाथ के दिल पे सांप लौट गया होगा जब पता चला होगा राजा भैया को अमित शाह ने बुलाया है, क्योंकि अमित शाह के योगी के संबंध खराब हैं, सब पूरा देश जानता है। यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनका समीकरण इतना बिगड़ जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र की राजनीति आपकी हथेली पे रहती है राजीव भाई, आप बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। महाराष्ट्र में क्या सीन है? महाराष्ट्र में कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी हारेंगे, दूसरे चरण तक आते आते क्या सीन बन रहा है महाराष्ट्र का, जरा वो बताइए। देखिए एक बात समझिए आप, कि विदर्भा की जो मैंने आपको 10 सीटें बताई थी, 10 में से तो 3 या 4 ही भाजपा जीत रही है, उससे ज्यादा मुझे जीतती हुई नजर नहीं आ रही। 6 सीटें जो है वो उधर जाने वाली। अभी आज ही खबर आई कि अशोक चौहान को भी लोग सुनना नहीं पसंद कर। अशोक चौहान जो मतलब अभी भाजपा में गए हैं और मराठवाड़ा के बड़े कदावर लीडर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी लोग जो हैं उनके इसमें नहीं जा रहे। तो मैं ये देख रहा हूं, देखिए ये जो 2 गुट बने हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए, इंडिया गठबंधन में जो सबसे स्ट्रांग वोटर जो सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं वो है उद्धव ठाकरे। यदि उद्धव ठाकरे के फैक्शन ने अच्छे से इलेक्शन लड़ लिया, क्योंकि ये बॉम्बे और उस तरफ का जो एरिया है पश्चिम महाराष्ट्र वाला, उस एरिया में ये लोग अधिकतर जगहों पे फाइट पे हैं। तो अगर उद्धव ठाकरे गुट को जैसा सुनने में आ रहा है, जो फिलर्स मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तक वहां मतदान हुआ नहीं है उस तरफ में जहां उनका प्रभाव है, इसीलिए किसी भी तरीके की अभी से मतलब कुछ ये करना पता करके बताना कि भाई किस तरफ हवा का रुख है, वो मुश्किल है, क्योंकि मतदान होने के बाद ही आप बता पाओगे। पर जहां पे भी मतदान हुआ, अभी तक 13 सीट पे मतदान हुए हैं, और 13 सीट पे जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये है कि 8 सीट इंडिया अलायंस के पास जाने वाला है, 5 सीट पे एनडीए आने वाला। अब आगे के एरिया में कैसा मतदान होता है, बॉम्बे हो गया, पश्चिम महाराष्ट्र हो गया, मराठवाड़ा का बहुत बड़ा एक रीजन है वो हो गया। मराठवाड़ा इनका बहुत बड़ा गढ़ है, ठीक है, उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना का गढ़ था। अब ये भी देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये शिवसेना के 2 अलग अलग खेमे आपस में भिड़ने वाले हैं। तो असली शिवसेना कौन है, इसकी पहचान यही अब आगे आने वाले 2 फेज जो, और बॉम्बे में 20 तारीख को इलेक्शन, ठीक है, तो 20 तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ में है, शरद पवार के साथ में है, कि उनकी सेना जो महाराष्ट्र की जनता है वो शिंदे जी के साथ में है या अजीत पवार के साथ में। देखिए यहाँ लोग में एक चीज का बहुत बड़ा गुस्सा है, लोग देवेंद्र फडणवीस से बहुत चिड़े हुए हैं महाराष्ट्र में। उनको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पार्टियों में जो फूट कराई गई है, एनसीपी के अंदर में और शिवसेना के अंदर में, इसके पीछे में देवेंद्र फडणवीस का हाथ। तो आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात करो, लोग देवेंद्र फडणवीस के बारे में बड़ा बुरा बुरा बोल रहे हैं, बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं।
तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं इसके अगर अभी लोकसभा में ज्यादा सीट्स पे हारी एनडीए, तो कहीं 2000 अभी अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले 2024 में महाराष्ट्र में, तो देवेंद्र फडणवीस और शिंदे कैंप जो है ये तो पूरी तरीके से अजीत पवार हवा के झोंके की तरह उड़ जाएंगे। ये अब पूरा फैसला इसलिए देखिए आप, ये तीनों लोग लगे हैं अपने अस्तित्व को बचाने में, देवेंद्र फडणवीस भी, अजीत पवार भी और शिंदे जी भी। नागपुर के अंदर में देवेंद्र फडणवीस ने कोई ज्यादा प्रचार नहीं किया, पर अब आप देखिए बाहर वो प्रचार कर, तो इसका मतलब है कि उनको भी लग रहा है कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। मतदान होने के बाद ही मैं कुछ आपको बता पाऊंगा कि कितनी सीट मिलेगी, पर जहां 13 जगह मतदान हुए, मैंने बताया आपको कि 8 और 5 का रेशियो जो है बात चल रहा है। जी संजय जी। अच्छा जी, क्या जितनी सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को थी, आपको लगता है कि उतनी सीटें आ पाएंगी भारतीय जनता पार्टी को इस बार? सवाल ही नहीं उठता। देखिए मैं आपको ना एक ऐसी चीज बताता हूं जिसपे इंडिया के अंदर तो किसी राजनीतिक विश्लेषक को मैंने सुना नहीं है उस क्या है, नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ कब बढ़ा? आप देखिए 2013-14 उस टाइम में बढ़ना चालू हुआ। उस टाइम में पूरे विश्व में जो है एक घोर दक्षिणपंथी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको बड़े बड़े पूंजीपतियों ने सपोर्ट किया। और इन सभी पूंजीपतियों में जिसका सबसे बड़ा नाम उभर के आया, उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट मर्सर। ये अमेरिका के हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की फंडिंग की, ठीक है। इन्होंने ही ब्रेक्सिट के लिए, जो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, ब्रेक्सिट के लिए बोरिस जॉनसन और नाइजल फराज की फंडिंग की। और इन्होंने ही कैम्ब्रिज एनालिटिका, जिसके ऊपर में दोष लगा था कि नरेंद्र मोदी के कैंपेन में इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है, उसको भी रॉबर्ट मर्सर ने ही फंडिंग किया। तो ये रॉबर्ट मर्सर एक बहुत बड़ा हेज फंड है अमेरिका का, रेनेसा टेक्नोलॉजी करके, उसके को फाउंडर है। जिम साइमंस इज द फाउंडर, रॉबर्ट मर्सर को फाउंडर है। तो ये एक बहुत बड़ा पूंजीपति वर्ग है अंडर रॉबर्ट मर्सर, जिन्होंने पूरी तरीके से जो है दक्षिणपंथी जो नेता हैं इनको बढ़ाने में, जो फंडामेंटलिस्ट है, इनको बढ़ाने में काफी बड़ा रोल प्ले किया। डोनाल्ड ट्रंप से ये बात की शुरुआत हुई। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े फंडर थे रॉबर्ट मर्सर, ROBERT MERCER। आपके दर्शक विकिपीडिया में चेक कर लें। रॉबर्ट मर्सर ने डोनाल्ड ट्रंप को $25 मिलियन की फंडिंग किया था। बोरिस जॉनसन, नाइजल फराज, इनको ब्रेक्सिट के लिए फंडिंग किया था। और कैम्ब्रिज एनालिटिका को इन्होंने पैसे दिए कि भाई नितिन याहू इजराइल में हुए या इंडिया में मोदी जी हुए, यानी इस तरीके के फंडामेंटलिस्ट लोगों को बढ़ाओ जो इस बात में विश्वास करते हो कि इस विश्व को चलाने के लिए सिर्फ कुछ बड़े पूंजीपतियों की ही जरूरत है, और बाकी सारे लोगों ने जो है वो उनके दया के, अनुकंपा के भरोसे चलना चाहिए, ठीक है। तो हुआ ये कि ये मोदी जी भी उसी टाइम में, उसी दक्षिणपंथी आंदोलन के वक्त में आगे बढ़े। आज आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप, जो इनके सबसे बड़े अगुवा थे, वो बाहर हैं। बोरिस जॉनसन, वो एकदम बेइज्जत बेआबरू होके बाहर हो गए। नाइजल फराज पहली ब्रेक्सिट के बाद ही गायब हो गए। नितिन याहू की क्या स्थिति होगी ये इजराइल में आपको मालूम है। नरेंद्र मोदी जी आखिरी और फाइनल है, जो अभी भी जो है ये दक्षिणपंथी दूर के जमे हुए हैं। और एक और थे डार्लिंग, जो ऑस्ट्रेलिया वाले, क्या सम डार्लिंग उनका जो सरनेम, वो भी हार गए इलेक्शन, ठीक है। तो ये जितने भी दक्षिणपंथी बड़े बड़े लीडर थे, ये सब एक एक करके हटा दिए गए, सिर्फ नरेंद्र मोदी बचे। तो आपने जो मेरे से पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी बचेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो बचेंगे। 303 तो छोड़ दीजिए, ये अगर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लास्ट आपके एपिसोड में बोला था कि 150 के भी लाले, किंतु जो पिछले हफ्ते हुआ अमेठी और रायबरेली वाला, वो उसके कारण थोड़े समीकरण बदले हैं। लोगों में ये सिग्नल अच्छा नहीं गया कि इन्होंने अमेठी से नहीं लड़के रायबरेली को चूज किया, क्योंकि अच्छा वैसे मैं बताऊं उसका, राजीव जी, मैं उसका वैसे लॉजिक दूं, मतलब अपने अपने तर्क है, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिसीजन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि अगर अमेठी से राहुल गांधी लड़ते, पूरी प्लानिंग थी एक साल से, पूरी बीजेपी की प्लानिंग थी कि वहां के कांग्रेस के लोग, किन किन लोगों को तोड़ना है, सरकार के कौन कौन अफसर जानबूझ के तैनात किए गए। वो चुनाव इतना मुश्किल बना दिया जाता, मोदी जी आते, शाह जी आते, कि राहुल गांधी अमेठी में फंस जाते। जो वो दौरा कर रहे हैं वो दौरा नहीं करते, और गोदी मीडिया दिन भर अमेठी, राहुल बनाम स्मृति। जो मुकाबला मोदी बनाम राहुल था, बीजेपी चाहती थी वो टीवी चैनल पर राहुल बनाम स्मृति चले, मतलब चले कि हमारा कद जो है वो मोदी का नहीं है, वो स्मृति ईरानी था। कांग्रेस से पलटी मारी, कांग्रेस ने मुकाबला स्मृति बनाम
अपने निजी सचिव करा दिया, किशोरी लाल शर्मा करा दिया। जो गेम बीजेपी करना चाहती थी वो कांग्रेस ने खेल खेल दिया। अब रायबरेली में राहुल के जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं, वो ना जीते, वो एक दिन भी नहीं तब भी जीत जाएंगे। तो यहाँ पासा ये पलटा कि मान लो, दूसरी बात, किशोरी लाल शर्मा 25 सालों से अमेठी रायबरेली के एक एक मोहल्ले को जानते हैं, एक एक व्यक्ति को जानते हैं। मेरी जो जानकारी वही है, 3-4 दिन प्रियंका गांधी लगातार कैंप करने वाली हैं, राहुल गांधी 2 दिन कैंप करने वाले हैं। कोई स्मृति ईरानी को लेकर बहुत बड़ा गुस्सा है, तो अचंबा नहीं होगा कि स्मृति ईरानी को कहीं किशोरी लाल शर्मा ही ना हरा दें, और हरा देंगे तो फिर ये होगा कि हमने अपने एक निजी सचिव से चुनाव हरवा दिया स्मृति को। एक में बड़ा मैसेज हुआ है। खैर, मैं दूसरी बात कर रहा हूं आपसे, राजीव जी, पूछना चाहता हूं, 2014 में मोदी जी के आने से ज्यादा कांग्रेस की विफलता कारक थी। अन्ना आंदोलन था, लहर थी पूरे देश में कि भाई भ्रष्टाचार इतना हो गया, उस लहर पे सवार होकर मोदी जी आ गए। 2019 में पुलवामा था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, हिंदू राष्ट्रवाद उफान पे था, मोदी जी के दामन पे अंबानी अडानी जैसे कोई नाम नहीं थे, मोदी जी की बड़ी क्लीन इमेज थी। तब 303 सीटें, यानी बहुमत से लगभग औसत 30 सीटें ज्यादा थी। इस बार तो ढेर आरोप है उनके अपने ऊपर। एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का इतना बड़ा आरोप है, वैक्सीन में भी घोटाला किया गया, वो आरोप जिसमें तो बड़ा खतरनाक है राजीव भाई। मैं गांव में गया, देहात में गया, जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है वो बेचारे पछाड़े खा रहे हैं, उनके ब्लड प्रेशर हाई हो गए हैं, उनको लगने लगा है कि हमें हार्ट अटैक होने वाला है, वो डर गए हैं कोविशील्ड के नाम पर। और भाई ने अपने, मोदी जी ने कोवैक्सीन लगाई, हमने भी खैर मोदी जी को एक बार तो अनुसरण किया, हमने भी कोवैक्सीन ही लगवाई, लेकिन जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है वो डर गए हैं। आप सोचो मोदी का बैकफुट पे आना कि कोवैक्सीन को, आपके जो वैक्सीन का जो प्रमाण पत्र होता था उस पर मोदी जी की फोटो आती थी, जैसे ये मामला खोटा, वैक्सीन से प्रमाण पत्र से मोदी जी ने फोटो हटा दी। हम लोगों ने प्रोग्राम किया था इस पे प्रोग्राम किया था हम लोगों ने, जिसपे मैंने अपना नंबर जो दिया था 9860317209, मेरे को लोगों ने फोन करके बोला कि हम भगवान से आप दुआ मांगते कि आप जो है मतलब हुष्ट पुष्ट रहे, मतलब आपको कुछ हो नहीं। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मैं बोला आपने प्रोग्राम किया है, आपने कोविशील्ड लिया है, हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से आपके लिए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने बोला कि यार ये तो बड़ा मतलब ये, अभी अगर डर नहीं होता ना, सर्वे नहीं होता, तो मोदी जी अपना फोटो नहीं हटाते। मोदी जी का फोटो हट जाए मतलब मोदी जी का तो उनको रात में नींद नहीं आएगी। वो इतने आत्ममुक्त मंत्री, प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है वो एक ट्यून बजा के सोते होंगे, मोदी 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 की आवाज रात में आती होगी, सो पाते होंगे वो, वरना सो नहीं पाते होंगे। मेरा कहना यह कि 2019 में पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदू इतना उन्माद, तब 30 सीटें ज्यादा आई। इस बार तो वो कुछ है नहीं। तो इस बार मैं कुछ गिनवा रहा हूं राजीव जी, आपकी राय लेना चाहूंगा। बंगाल, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पे काम भर का डेंट पड़ रहा है बीजेपी को। तो क्या लगता है कि बीजेपी 200 के आसपास कहीं अटक ना जाए कहीं? आपको लगता है, नहीं लगता है ये? देखिए, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, जो मेरे सोर्सेज ने बताया है मुझे, आज से नहीं, आज से 3-4 महीने पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मतलब राम मंदिर का जब ये हुआ था इनॉग्रेशन, ये उस टाइम की आसपास की बात है, मेरे ख्याल से 5-10 दिन पहले या बात की होगी, मैं भूल गया हूँ। उस टाइम में यही रिपोर्ट इनको दिया गया था कि 212 सीट सिर्फ भाजपा को मिल रही, 212 सीट भाजपा को उस टाइम में दे रहे थे। और शायद ये राम मंदिर के पहले का ही है, और इनको लगा था कि राम मंदिर होने के बाद में ये 230-240 हो जाएगा, ठीक है। पर ये जब पहले 2 चरण के मतदान हुए संजय जी, तो इनको ये समझ में आया कि भाई ये जो हम जिसको सबसे बड़ा ब्रांड बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, संकल्प पत्र भी उसके नाम से निकाल रहे, मोदी की गारंटी, वो आदमी का तो ब्रांड कुछ है ही नहीं, वो तो हवा ही जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल से बनाया था। और इनको पता ही नहीं चला, इनकी जमीन, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब 4 PM जैसे चैनल जो है, इन्होंने अपने आप में एक मास बेस बना दी, और सच्चाई जब लोगों को दिखाना शुरू किया तो लोगों को समझ में आया कि अरे भाई सच तो ये है, वो नहीं है जो हम इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल में देख रहे हैं। और इस बात को पकड़ने में भाजपा के स्ट्रेटेजिस्ट लोगों को बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। तब तक एक वैकल्पिक मीडिया, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छा खासा मास बेस तैयार हो गया था, और उसी का एक असर है जो हम देख रहे हैं कि वोटिंग कम हो रही, पहली चीज। दूसरी चीज जो हम ये देख रहे हैं कि क्या इन्होंने खजुराहो में किया, क्या इन्होंने सूरत में किया, क्या इन्होंने इंदौर में किया, या क्या इन्होंने कल पुरी में किया,
ये जो कर रहे हैं, ये एक माइंड गेम खेल रहे हैं कि हम देखिए कैसे हम इतने सर्वशक्तिमान हैं कि कांग्रेस के लोग जो है खुद ही आके हमसे मिलना चाह रहे हैं, अपनी टिकट वापस कर दे। ठीक है, तो ये तो वो सीटें थी जहां पे तो ये जीतने ही वाले थे। मैं तो अमित शाह जी और मोदी जी को चैलेंज देता हूं कि अगर आप इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हो तो आप सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के इधर पे एक पे टिकट वापस करवा के दिखा देते, आप तेलंगाना में एक भी टिकट वापस करवा के दिखा देते, आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के एरिया में एक भी टिकट वापस करवा के दिखा देते, आप पंजाब में एक भी टिकट वापस करा के दिखा देते। वो तो आप कर नहीं पाए। तो आपने कहां किया जहां पे आपकी खुद की सत्ता है। आपकी सत्ता कहां पे है भैया? आपकी सत्ता गुजरात में, आपकी सत्ता महाराष्ट्र में और सॉरी मध्य प्रदेश में है। और जहां तक बात रही पुरी की, भाई कांग्रेस तो पुरी में पहले भी नहीं था। लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ तो 44,000 वोट मिले थे सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी को, जमानत जब्त होगी। मुकाबला था पिनाकी मिश्रा जो बीजेडी के है और संबित पात्रा जो भाजपा के थे, और संबित पात्रा हार गए थे वो इलेक्शन पिनाकी मिश्रा से। तो ये कांग्रेस तो कहीं दूर दूर ही नहीं था। तो आप तो मरे हुए लोगों को उठा के बता रहे हो कि हम कितने बड़े पहलवान। और इसका जो पैन इंडिया जो असर जा रहा है वो बहुत गंदा जा रहा है। आज देखिए, आज ही कैलाश विजयवर्गीय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया मध्य प्रदेश में। सुमित्रा ताई महाजन और बाकी आरएसएस के लोगों ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाए कि भाई जब हम जीत ही रहे थे तो आपको ये सब नाटक खड़ा करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, आप ये क्यों कर रहे हैं? इसकी जरूरत क्या है? तो इनके पास में जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं है। ये संजय जी बताता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे नीचे गिर रहा है। मोदी जी का अयोध्या मंदिर जाना, अमित शाह जी का जो है सूरत के अंदर में गेम करना, कैलाश विजयवर्गीय का वहां गेम करना। अरे आप में हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल में आप तृणमूल के किसी बंदे का टिकट वापस लेके दिखाओ, तेलंगाना में करके दिखाओ। तो वहां तो आप कर नहीं पा रहे। देखो कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब पश्चिम बंगाल में गए और सब मुंह की खाके आए। ठीक है, वो एक शेरनी है जिसका कोई गॉडफादर नहीं है। बड़ा कम्युनिस्ट लीडर जो है वो ममता बनर्जी के चरणों में आके गिरा, उनकी पार्टी के अंदर में आया, और जो छोड़ के गए वो वापस पार्टी के अंदर में आए। ये तिगड़ी जो है कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह और मोदी की, ये भी जाके वहां बहुत इन्होंने कोशिश किया कि करें, ये भी हाथ जोड़ के वहां से वापिस आए। तो ममता बनर्जी जैसे लीडर हो, डीके शिव कुमार जैसे लीडर हो, तो कुछ नहीं कर सकते, इनके बस का कुछ नहीं। जी संजय। एक आखिरी सवाल राजीव जी, अगर कल के मतदान का भी प्रतिशत कम होता है तो इसका क्या संकेत? परसों है, हाँ, कल 7 तारीख को है। अगर ये भी मतदान प्रतिशत कम होता है 7 तारीख को, तो क्या माना जाएगा? इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? इसका मतलब माना जाएगा कि गेम ओवर फॉर बीजेपी। 190 सीटों पे इलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, 93 पे शायद 92 या 93 पे कल है, तो ये मिला के हो जाएगा 283, यानी आधे से ज्यादा पे मतदान हो चुका होगा। इनको किसी भी हाल में पहले 2 चरण पे 60 से 65 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली, वो भी मैं ज्यादा ज्यादा बता रहा हूं आपको। देखिए, क्षत्रियों ने पूरे देश में बिगुल बजा दिया इनके अगेंस्ट। यही कारण है जो आज आपने स्टोरी ब्रेक किया राजा भैया की, वही रीजन है कि इनको अब ये लग रहा है कि हम क्षत्रियों को वापस कैसे लाएं। तो क्षत्रियों का बहुत बड़ा एरिया पूर्वांचल का है, बिहार का है, जो भी मतदान में जाना, गुजरात पूरा जाने वाला, मतलब अभी होना बाकी है। तो ये जो एरिया है, ये 3rd चरण में अगर ये नहीं जीत पाए 60 से 70 सीट, तो आप समझ लीजिए भाजपा का गेम ओवर। फिर एनडीए जो है, एनडीए के भरोसे 272 पा पाएंगे क्या, सवाल उस पे आ जाएगा। ये 200 से 220 के अंदर में निपट जाएंगे यदि इसी तरीके से मतदान होता रहा। इससे ज्यादा के इनको वोटिंग मिलने के सीट्स मिलने के चांसेस कम। जी संजय। बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आभार आपका। तो ये थे राजीव रंजन जी, और ये आपको हाल बता रहे थे कि हाल ए दर्द दिल क्या है। आप समझ सकते होंगे कि हाल बेहाल है। तीसरे चरण का मतदान अगर कम होता है तो मोदी जी का डिब्बा गोल, अब की बार कोई और पार। तो जाहिर है कि बहुत परेशानी है, बहुत कठिन है डगर पनगट की। अपनी राय से अवगत कराइएगा, बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।